हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीएस विजन एकेडमी। आज हम यहाँ पर फिजिक्स के नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे और जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आज का जो फिजिक्स का लेक्चर है इसका सबसे पहला मेन टॉपिक है वो है आपको यहाँ पे समझना है, और वो है क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका आज हम लेक्चर नंबर कौन सा देखेंगे, पहला लेक्चर यहाँ पे देखेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे इस टॉपिक से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ये हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके द्वारा ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट भी क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। तो इन्हीं क्रम में सबसे पहले आता है वो है ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला आज हम हेडिंग पढ़ेंगे वो है ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्स्टेड का प्रयोग। ऑर्स्टेड के प्रयोग से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, जिसे हम क्या कहते हैं कि विद्युत धारा की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें यानी कि विद्युत धारा की बात करें, तो इलेक्ट्रिक करंट या जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल टू क्या होता है, Q/T के फॉर्म में हम लिखते हैं। अर्थात अगर हम देखें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, धारा कहते हैं। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो करंट तभी फ्लो होगा जब कोई चार्ज यहाँ पे क्या कर रहा होगा, जब कोई चार्ज यानी कि आवेश क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। अर्थात चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा। ठीक है, मोशन मतलब गति अवस्था में होगा, तभी जाकर हमेशा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है उसके अपोजिट हमेशा क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हुए लेके जाती है। कैसे चार्ज को, याद रखिए, इलेक्ट्रिक करंट अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हुए लेके जाती है। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि अपोजिट में कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो हम ये मानते हैं कि करंट अपनी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हुए लेके जाता है। ठीक है, तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में इतनी बात ध्यान में रखनी है कि इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को बताया था। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र को। सबसे पहली बात तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी कुछ बातें समझनी होंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का नाम देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मान लेते हैं आपके पास एक चार्ज है जिसका नाम प्लस क्यू है। प्लस क्यू के आसपास एक एरिया होगी। इस एरिया में अगर हम कोई दूसरा चार्ज ले आए, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज हम इसके पास ले आते हैं, तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यहीं पे अगर हम माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे ले आए तो इन पर क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा।
रीजन क्या है, आपको पता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित कौन कौन करेंगे, ये और ये, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू। लेकिन प्लस और प्लस क्यू में क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, किसी भी चार्ज के आसपास की वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाने पर या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। क्लियर। तो अगर हमारे पास तीन कंडीशन यहाँ पे ध्यान में रखी हैं, तब जाकर आपको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑर्स्टेड ने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था। उस एक्सपेरिमेंट को अभी हम आपको समझाएंगे, बट इन्होंने बेसिक रूप में क्या कहा था, यानी कि इनका अगर देखें तो बेसिक रूल क्या है वो समझिएगा थोड़ा। तीन सिचुएशन हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला, मान लेते हैं आपके पास कोई चार्ज है, यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है कैसा है, रेस्ट में है, यानी कि विरामावस्था में। ये ध्यान में रखिएगा, अभी चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। जहां पे मान लेते हैं हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया और यहाँ पे रख दिया, और वो कैसा है, रेस्ट में है, विरामावस्था में है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो याद रखिए सिर्फ और सिर्फ इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का नाम देते हैं, यानी कि इसके आसपास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा सिर्फ। दूसरी कंडीशन इन्होंने बताई कि अगर हम इसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराते हैं, यानी कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और आपको भी पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं, एक समान वेग को कहते हैं। एक समान वेग वह वेग है जिसमें समय के साथ उसके चाल में, दूरी में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि एक समान वेग से ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ऐसे समय में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके आसपास होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी आसपास होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पर पाया जाएगा। थर्ड इन्होंने ऑप्शन बताया कि मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ना मूव करके ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है। कैसा करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये समझिएगा कि इसका वेग समान नहीं है, एक्सेलरेशन भी हो जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है। अर्थात अभी मान लेते हैं वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, बाद में वेलोसिटी इंक्रीज होके अचानक कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो कैसा कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और जब भी कभी नॉन यूनिफॉर्म करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी यहाँ पे होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम देते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे तीन चीजें हमने बताई कि प्लस क्यू अगर क्या है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो ऐसे समय में वहां पर क्या होगा, वहां पर यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और मैग्नेटिक फील्ड होने के साथ साथ अगर हम उसी को एक्सेलरेटेड मोशन करा दें, यानी कि त्वरित गति प्रदान कर दें, यानी कि थर्ड पॉइंट जो मैंने दिखाया उसके अकॉर्डिंग क्या था यहाँ पे कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी निर्माण होगा। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड पॉइंट जो मैंने सेकंड पॉइंट में बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन करते समय अर्थात एक समान रूप से क्या करते समय, गति करते समय यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, इन्होंने बताया कि अगर चार्ज मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, अगर रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इन्होंने इसको प्रूव भी किया। कैसे प्रूव किया, ध्यान में देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। मान लेते हैं
सपोज दैट आपके पास एक कनेक्शन है बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, ये मान लेते हैं बैटरी लगी हुई है और बैटरी को हमने की या स्विच से जोड़ा है। स्विच को अभी हम ऑफ रखते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल, और स्विच यानी कि जो की है वो कैसा है, अभी ऑफ है। ऑफ का मतलब अगर हम की को ऑफ रखेंगे तो सर्किट में किसी प्रकार का आवेश प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि चार्ज फ्लो नहीं होगा। रीजन समझिएगा, अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो ऐसे समय में करंट फ्लो होता है, और जैसा कि मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि अगर करंट का फ्लो हो रहा है इसका मतलब उसके साथ साथ कोई चार्ज या आवेश भी प्रवाहित होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो चार्ज या आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है उस सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो की को हमने ऑफ रखा है, और अगर हम किसी मैग्नेटिक निडल को यहाँ पे ले जाएं, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं हमारे पास कोई मैग्नेटिक निडल है जिसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर होता है, नॉर्थ से साउथ। आपको पता है चुंबकीय सुई जिसे कंपास निडल भी कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ये डायरेक्शन होते हैं, ये नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो अगर हम बात करें इन डायरेक्शंस के बारे में और हम बात करें कंपास निडल के बारे में, कंपास निडल को हम दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। कंपास निडल, इसे हम क्या कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। और आपको पता है कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करता है, ठहरता है। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये अगर हम इस कंपास निडल की बात करें तो इसकी डायरेक्शन हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होगी। अगर आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब, मतलब समझिएगा, अगर मान लेते हैं हमने कंपास निडल लिया और कंपास निडल लेकर के हम ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो कंपास निडल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये नहीं कि आपको सही डायरेक्शन बताएगा। हमेशा कंपास निडल तब सही डायरेक्शन बताता है जब आसपास कोई भी लार्ज मैग्नेटिक फील्ड ना हो, और ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेट के बेसिस पर ही बताता है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे कंपास निडल अगर हम यहाँ पे लेके जाए और की को ऑफ किया है, किसी भी प्रकार का चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, नो चार्ज फ्लोइंग, और अगर चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है तो सबसे मेन बात क्या है कि अगर चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है तो यानी कि इस निडल में किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक निडल किसकी बनी होती है, चुंबकीय सुई मैग्नेट की बनी होती है, और मैग्नेट में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जब यहाँ पे हमने करंट ही नहीं फ्लो कराया, यानी कि चार्ज ही नहीं इसमें फ्लो हुआ, तो इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो डिफ्लेक्शन। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है किसका, ऑर्स्टेड का। ये पहला नंबर था प्रूव करने के लिए कि क्या हम इलेक्ट्रिक करंट द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो सबसे पहला ये था। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस की को ऑन किया, इस की को क्या किया, ऑन किया, अगला कंडीशन देखिएगा, इसी में मैं बता रहा हूं, जैसे ही मैं की को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तुरंत ही इस सर्किट में क्या फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा। और जैसे ही करंट फ्लो हुआ, मतलब इस सर्किट में आपने पढ़ा है करंट की डेफिनेशन, इसलिए मैंने पहले ही बता दी थी कि रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो जैसे ही की ऑन किया, चार्ज क्या होना स्टार्ट हो गया, फ्लोइंग होना स्टार्ट हो गया। और अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक निडल था, जो पहले नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में था, अब उसमें क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। मतलब वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से अब क्या होने लगा, वो डिफ्लेक्ट होने लगा, विक्षेपित होने लगा। तो इससे प्रूव क्या होता है कि मैग्नेटिक निडल में जो डिफ्लेक्शन आया वो क्यों आया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये प्रोड्यूस कौन करा रहा है, ये प्रोड्यूस कराता है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस करा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को मोशन में लेकर जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन करा रहा है। इसलिए ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे मेन टॉपिक जो था, जिसका नाम है आज के टॉपिक का, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए ध्यान में रखिएगा,
ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो आपके नीट एग्जाम के लिए भी हो या फिर आपके जेई एग्जाम के लिए हो या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, असर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आपका ये था, जिसमें दो मैंने बताया कि अगर करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर? चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे है इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, और वो है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। अगला टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का नाम देते हैं। क्लियर? तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें या मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको मैंने अभी भी समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कंसीडर किया जाता है। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले समझिए, उसी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी आप आसानी से समझ जाएंगे। मान लेते हैं आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम क्या है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है। अगर प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल की बात करें तो इसके आसपास मैंने बताया कोई एरिया होगी, और उस एरिया में अगर हम देखें तो उसके आसपास कोई ना कोई क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आते हैं। सपोज दैट दिस इज अ चार्ज पार्टिकल एंड वी आर ब्रॉट टुगेदर दिस चार्ज पार्टिकल, और इस चार्ज पार्टिकल को हम क्या ले आते हैं, एक साथ ले आते हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम यहाँ पे ले आए तो रिपल्सन होगा, क्योंकि सेम है, और आपको पता है कि सेम चार्जेस हैं तो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसका पूरे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोल है। सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट चार्जेस हैं, अगर क्या है अपोजिट चार्जेस हैं तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा। ये ध्यान में रखना है, अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा। तो ऐसे समय में यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, रिपल्सन। यहीं पे अगर माइनस ले आते तो अट्रैक्शन होता। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्शन या रिपल्सन कब फील हो रहा है, जब वो इस बाउंड्री को अंदर जा रहा है या बाउंड्री को टच कर रहा है। बाउंड्री के बाहर है तो नहीं तो अट्रैक्शन फील कर रहा है, ना ही रिपल्सन फील कर रहा है। तो किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास की वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या फील करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड समझना है तो ये ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसकी बात कर रहे थे, चार्ज की बात कर रहे थे। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड में किसकी बात करनी पड़ेगी, मैग्नेट की। तो इससे भी पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट यानी कि चुंबक क्या है। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट हमेशा रखिए कि दो पोल से बना हुआ एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसमें कितने पोल होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक कैसा पोल होता है, साउथ पोल होता है। हमेशा रखिए कि मैग्नेट जो है वो कुछ ऐसे पदार्थों के मिलकर बने होते हैं जिन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और वो चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। ये हैं आयरन, कोबाल्ट और निकेल से मिलकर के जनरली आपका मैग्नेट तैयार होता है, यानी कि मैग्नेट बनता है। क्लियर? तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल से क्या बना आपका, मैग्नेट बना। ठीक है, अब मैग्नेट की बात करें तो इसके पास क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कितने पोल हैं यहाँ पे, दो पोल होते हैं। ठीक है, अब इसके आसपास भी कोई एक ऐसी एरिया होगी जिसमें अगर हम क्या करें, कोई दूसरा मैग्नेट ले आए तो वो या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन फील करेगा। अब अट्रैक्शन और रिपल्सन मैग्नेट के केस में कब कब होता है, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक है और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल एक तरफ ले आते हैं, तो ऐसे समय में इनमें क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा यानी कि प्रतिकर्षण होगा। यानी कि अगर हम सेम पोल एक तरफ ले आते हैं मैग्नेट का तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम अपोजिट पोल ले आते हैं तो अपोजिट पोल में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अपोजिट पोल में ध्यान रखिएगा हमेशा क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे आकर्षण होगा। यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल अगर हम यहाँ पे रख दें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमेशा एक दूसरे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन होगा। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड समझा, ऐसे इसको भी समझिए कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ ऐसी एरिया जिसमें हम अनदर मैग्नेट ले आए तो या तो वो अट्रैक्शन फील करे यानी कि आकर्षण बल फील करे, या फिर वो रिपल्सन फील करे यानी कि प्रतिकर्षण बल फील करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस एरिया को, उस फील्ड को हम चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या देते हैं, नाम देते हैं। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी मैग्नेट के आसपास की वो एरिया जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है, तो उसे हम, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का नाम देते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट किससे करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी समझना जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी समझना जरूरी है। यूनिट इसकी क्या होती है, मात्रक क्या होती है, ये भी समझना जरूरी है। तो जनरली चुंबकीय क्षेत्र को हम B से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा होगा E से डिनोट किया जाता है, और यहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखें, चुंबकीय क्षेत्र को, तो B से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर एरो का साइन बनाते हैं। एरो के साइन बनाने का मतलब होता है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हिंदी में बोले तो सदिश राशि है। और आपको पता है सदिश राशियां वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और साथ ही साथ वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो करती है। यानी कि इनमें परिमाण भी होगा, इनमें दिशा भी होती है, और साथ ही साथ सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती है। सदिश बीजगणित के नियम का पालन करती है। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर है तो वो कैसी राशि है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर मिसिंग है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाती। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हमने एरो का साइन बनाया जो रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट इसमें होता है इसका टेस्ला। इसको हम किससे लिखते हैं, टेस्ला से लिखते हैं। ठीक है, यूनिट कितना होता है, टेस्ला होता है। इसको जनरली हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल T से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब मैग्नेटिक फील्ड के बाद अगला जो हमारा मेन टॉपिक है समझने के लिए वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसे हम क्या कहते हैं, MLF भी कहते हैं, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी नाम देते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो चलिए, चुंबकीय बल रेखाएं, इनको शॉर्टकट में भी कुछ कहा जाता है जिसको हम कहते हैं MLFS। ठीक है, क्या कहते हैं, MLFS, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का नाम देते हैं, शॉर्टकट में MLF भी कहते हैं। S का मतलब होता है कई सारे लाइंस है तो प्लूरल वर्ड है यानी कि बहुवचन संख्या है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, S लगा दिया है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में अगर आपको समझना है तो सबसे मेन चीज ये समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कैसी होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, अर्थात ये कैसी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मतलब एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसको हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो एक थ्योरेटिकली बेसिस पे इसको बताया गया है, और प्रैक्टिकल में रियल में इनकी कोई भी अस्तित्व नहीं होती है, बस इनको हम इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है अगला, वो है क्या बताती हैं, इनका काम क्या होता है, ये भी आपको समझना है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। किसको बताती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, ये आपको क्या करेंगी, बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है वो है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम यहाँ पे एक मैग्नेट कंसीडर करेंगे,
और उस मैग्नेट के हम दो पोल दिखाते हैं। मान लेते हैं एक पोल कैसा है, नॉर्थ पोल है, और दूसरा पोल कैसा है, साउथ पोल है। ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं, और फिर इस मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। तो नॉर्थ से निकल करके साउथ में एंटर करती हैं, और साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ जाती हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं, और दक्षिणी ध्रुव से फिर उत्तरी ध्रुव की तरफ आती हैं। अगला भी हम ऐसे बनाएंगे कुछ इस तरीके से। और ध्यान सबसे मेन बात ये रखनी है कि इनको कभी भी आपस में टच नहीं होने देना है, यानी कि इनको कभी भी आपस में एक दूसरे से स्पर्श नहीं करने देना है। स्पर्श अगर आपने करा दिया तो आप मैग्नेटिक जो लाइंस हैं उनको आप गलत बना रहे हो, इसका मतलब है। ठीक है, तो कभी भी आपको इन्हें क्या कराना नहीं है, स्पर्श नहीं कराना है। ठीक है, ये लाइंस ऐसे निकलती हैं और ऐसे यहाँ पे क्या कर रही हैं, इंटर कर रही हैं। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से एमएलएफ की लाइंस होती हैं जो कि किधर से निकल रही है, नॉर्थ से, और किधर जा रही है, साउथ की तरफ। तो यही पॉइंट यहाँ भी आपको लिखना होता है एग्जाम्स में। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड एमएलएफ, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन लिखनी होगी आपको। और इसी के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं, जो कि मैंने बताया। सबसे पहला इमेजिनरी लाइंस है, यानी कि काल्पनिक रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है तो किसको दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही दिखाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है वो है उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, निकलकर कहाँ जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, और साथ ही साथ कहाँ पे, चुंबक के अंदर, यानी कि इनसाइड मैग्नेट अगर हम बात करें तो चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कहां से निकलती हैं, इवॉल्व फ्रॉम या अराइज फ्रॉम या लीव फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर्स इनटू साउथ पोल, एंड इनसाइड मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ एमएलएफ इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। यानी कि अगर हम देखें तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहां जाती है, दक्षिणी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव से फिर कहां पे जाती है, चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, मैग्नेट के अंदर अगर हम देखें तो इनसाइड मैग्नेट, यहाँ पे इनसाइड मैग्नेट अगर देखा जाए तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स आप देखेंगे, मैग्नेटिक जो फील्ड्स हैं ये कैसी होती हैं, यूनिफॉर्म। यानी कि अगर हम चुंबक के अंदर देखें तो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं ये कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, एक समान होते हैं, एक समान, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा मैग्नेट के अंदर। रीजन क्या है, समझिए इसको। रीजन ये है क्योंकि मैग्नेट के अंदर आप देख रहे हैं सभी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट दूरी पर है, यानी कि बराबर दूरी पर। और आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि सभी लाइंस आप यहाँ पे मैग्नेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हैं, पैरेलल में, एक दूसरे से समान दूरी पर है। तो इसीलिए हमेशा मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, एक समान होता है। लेकिन अगर हम आउटसाइड मैग्नेट देखें, यानी कि मैग्नेट के अगर हम बाहर देखते हैं, ठीक है, कहाँ पे देख रहे हैं, आउटसाइड मैग्नेट अगर हम देखें, चुंबक के बाहर देखें, तो ऐसे समय में ध्यान में ये रखना है कि थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास लाइंस पास पास हैं, लेकिन जैसे जैसे इनसे दूरी बढ़ रही है तो लाइंस भी कैसे होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है और उस मैग्नेट के बिल्कुल पास हमने कोई दूसरा मैग्नेट रखा है, वो भी अपोजिट पोल करके, तो वो बड़ी तेजी से अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर हम उसी मैग्नेट को थोड़ा दूरी पर रखें तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। रीजन यही है कि रीजन ये होता है कि जब भी कभी हम किसी मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट के पास लाते हैं तो उसके पोल के पास
यानी कि ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, और इसीलिए वो बड़ी तेजी से मैग्नेट को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। और ये प्रबल क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही पास पास होते हैं। तो वही चीज आपको बतानी कि आउटसाइड मैग्नेट अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं ये नियर टू पोल, किसके पास, पोल के पास कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अगर हम किसकी बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें जिसके पास मैग्नेट के आउटसाइड देखें तो नियर टू पोल हमेशा बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और एज डिस्टेंस इंक्रीजेज, अर्थात दूरी बढ़ने के साथ साथ इंक्रीजेज, ये कैसे होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं। अगर हम दूरी बढ़ाएं तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका मैग्नेटिक लाइंस है वो कैसा होता जा रहा है, दूर दूर होता जा रहा है, एक्सपेंड करता जा रहा है। और ऐसे समय में जैसे जैसे डिस्टेंस हम दूर करते जाएंगे हमको वीक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो अभी तक आपने इन पॉइंट्स को देखा, मैं एक बार फिर से इन पॉइंट्स को समझा देता हूँ। इमेजिनरी लाइंस है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी, कैसे दिखाती हैं ये भी अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका अगर हम ओरिजिन देखें तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएगा और फिर मैग्नेट के अंदर जाता है, ठीक है। इनसाइड मैग्नेट अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं, क्योंकि लाइंस आप देख रहे हैं इक्वल है, इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पर है, और साथ ही साथ पैरेलल भी है। तो अंदर अगर आप देखेंगे मैग्नेट के तो लाइंस पैरेलल है, समांतर होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, समान है, ठीक है। बाहर अगर मैग्नेट के देखें तो मैग्नेटिक फील्ड पोल के पास कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, क्योंकि वहां पर लाइंस बहुत पास पास होती हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे डिस्टेंस बढ़ाते रहें तो आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक होने लगता है, क्योंकि लाइंस के बीच गैपिंग भी बढ़ने लगती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं जिनको मैंने अभी यहाँ पे लिखा है हेडिंग में, ये हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। कैसा लूप बनाती है, ध्यान रखिएगा, क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे है वो है एमएलएफ, ये क्या करती हैं, बंद लूप बनाती हैं। कैसा लूप, क्लोज लूप। रीजन क्या है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देखिए। नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ गई, साउथ से फिर कहां मिल गई, नॉर्थ। तो जहां से ओरिजिनेट हुई थी वहीं पर फिर जाकर ये क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो इसीलिए ये एक प्रकार का कैसा लूप बना, क्लोज्ड लूप बनता है। तो हमेशा रखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा लूप बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। यहीं पे अगर इलेक्ट्रिक ईएलएफ की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस की बात करें तो हमेशा ये याद रखिए क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, इनका कैसा होता है, ओपन लूप होता है। किस कैसा होता है, ओपन लूप। यही डिफरेंस है एमएलएफ और ईएलएफ में। मेन डिफरेंस अगर देखें तो एमएलएफ और ईएलएफ में मेन डिफरेंस है, ये बंद लूप बनाती हैं और ये ओपन लूप बनाती हैं। ओपन लूप का मतलब होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जाती हैं, लेकिन नेगेटिव से फिर पॉजिटिव की डायरेक्शन में नहीं आती है। तो इसलिए कैसे लूप बनाती हैं, ओपन लूप का निर्माण करती है। कौन, विद्युत बल रेखाएं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज्ड लूप का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास लाइंस कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, इसका मतलब ध्यान में रखिएगा कि ये लाइंस आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनाया गया है। कैसा बनाया गया है, फिजिक्स में कई जगह पे जब भी कभी हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशंस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऐसे बना के दे दी जाती हैं। कई लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें पूछी जाती हैं और यहाँ पे पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो कंसीडर कर लो, मान लो पॉइंट यहाँ पे 1 है, पॉइंट 2 है और पॉइंट क्या है, 3 है। आपसे पूछ लिया गया कि इन तीनों पॉइंट्स पे मान लेते हैं यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड B1 है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B3 है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है। तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, कौन सा एक दूसरे के बराबर होगा। तो कई लोगों के जवाब अजीब आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि कुछ कहेंगे कि B1 बड़ा है B2 से, B2 बड़ा है B3 से। बट ध्यान ये रखना है कि ये लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, समान है, साथ ही साथ बीच की दूरी भी सेम है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और ये ध्यान में रखना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो B1
B2 और B3 तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। B1 B2 B3 तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई भी एक दूसरे से ना बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, तीनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि वर्ड क्या लगा है, यूनिफॉर्म, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर ऐसी लाइन कहीं पे भी बनाई गई हो तो ध्यान रखिएगा ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। और इसकी जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ से किधर की तरफ होती है, साउथ की तरफ होती है। ध्यान रखिएगा ऐसा नॉर्थ से किधर दिखाया जाता है, साउथ की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, वो है आपका सपोज दैट कुछ इस तरीके से लाइंस बनी हो, ठीक है, कर्व लाइक, यानी कि वक्रीय या वक्र रेखा बनी हो, इसको हम वक्र रेखा कहते हैं। तो अगर वक्र रेखा बनी हो यानी कि कर्व्ड लाइंस है, तो ऐसे समय में किसी भी पॉइंट पर अगर हमें क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट है, अगला पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो इन तीनों पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम हमेशा उस पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट का मतलब उस पॉइंट को छू कर जाने वाली एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और वो जो स्पर्श रेखा है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। और हमेशा याद रखिए कि अगर कोई वक्र रेखा है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं, ठीक है। हमेशा रखिए अगर कोई वक्र रेखा है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन में है, B2 पर इस डायरेक्शन में है, B3 पर इधर डायरेक्शन में दिख रहा है आपको। और ये कैसे पता चलेगा, जब हम उस पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलें तो MLF का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं और कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। कई बार ये एग्जाम्स में आ चुका है कि अगर मान लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को टच करें तो क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज दैट क्वेश्चन है, सपोज दैट MLF टच ईच अदर, एक दूसरे को क्या करती हैं, टच करती हैं, देन व्हाट विल हैपन, यानी कि अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करेंगी तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, यानी कि दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, टच कर रही है किसी एक कंसीडर पॉइंट पे, और ये पॉइंट मान लो आप ये है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एक नंबर 1 ELF ये है और नंबर 2 ELF यहाँ पे MLF है, यानी कि पहला चुंबकीय बल रेखा ये है और दूसरा चुंबकीय बल रेखा ये है, और दोनों एक दूसरे को टच कर रही है इस पॉइंट पे। तो अगर हम इस MLF को देखें, ये वाला नंबर 1, ठीक है, तो इसके लिए अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखें तो ये इधर बताएगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। लेकिन अगर हम दूसरे के लिए देखें तो दूसरा वाला डायरेक्शन इधर बताएगा। और अगर आप देख रहे हैं तो एक ही पॉइंट पर कितने डायरेक्शन मिल रहे हैं आपको, 2 डायरेक्शन, जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में पॉसिबल नहीं है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो एक ही जगह पर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के 2 डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं होते, उसकी 2 दिशाएं नहीं होती। जैसे कि अगर आपसे कहा दिया जाए, तो आपसे अगर कहा जाए मान लो ये नॉर्थ है, ये आपका कैसा है, साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो चलना इधर, तो आपसे अगर कहे कि कोई आप 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट जा रहे हो तो सही है। लेकिन अगर उसी समय आप जा रहे हो इधर और कोई कहे कि आप इधर जा रहे हो, तो क्या वो आप कंसीडर करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि आप सिर्फ किधर जा रहे थे, ईस्ट में, और आपसे क्या दिया जाए या कोई आप किसी दूसरे से कहे कि 10 मीटर पर सेकंड से वो किधर जा रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, तो ये कहना यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि हमेशा एक फिजिकल क्वांटिटी एक समय में सिर्फ एक ही डायरेक्शन शो करती है। लेकिन अगर यहाँ पे टच कर रहा है तो इसका मतलब एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शंस होंगी, 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए याद रखिएगा कि कभी भी MLF आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, और इनका ये हाइपोथेटिकल व्यू है। हाइपोथेटिकल का मतलब जिसको हम सोच समझकर बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है उसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, वो है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, स्पर्श या प्रतिच्छेद का मतलब होता है कट नहीं करती है,
या इंटरसेक्ट नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर ऐसा होगा तो एक बिंदु पर दो दिशाएं होंगी। एक बिंदु पर कितनी दिशाएं होंगी? दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने उसको पूरा लिख दिया है, संभव नहीं। ठीक है, मतलब एक बिंदु पर कभी भी दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती है। क्लियर? तो ये था आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड आपका टॉपिक। ठीक है, यानी कि एमएलएफ से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोट-सेवर्ट लॉ, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।